नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोग को अपने चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को रसायन विज्ञान जो कि लूसेंट के एमसीक्यू बुक का है, आज उसका करवाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। ये चैप्टर का नाम है पदार्थों के की प्रकृति एवं संघटन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो ये किस में मिलता है? प्राकृत तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृत तत्व में। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो वो बनता है मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो है लेड। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो लेड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, ग्रेफाइट और आयोडीन। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ये कौन उपधातु है? आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। कौन कौन? आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये उपधातु है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो वो अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। सूची 1 को अब सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। बी इसका आंसर होगा। हीरा सिलिकॉन के साथ, सॉरी हीरा, एक सेकंड गलत हो गया। इसका आंसर बी होगा। हीरा कार्बन का अपरूप है। संगमरमर कैल्शियम का है। रेत यानी कि बालू सिलिकॉन का है। माणिक एल्यूमिनियम का है। तो देख लीजिए, हीरा पदार्थ कौन से तत्व का है भाग? तो कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम का है। रेत या बालू किसका है? सिलिकॉन का। माणिक एल्यूमिनियम का। हीरा किसका है? कार्बन का। हीरा किसका है? कार्बन का। संगमरमर किसका है? कैल्शियम का। संगमरमर किसका है? कैल्शियम का। रेत या बालू किसका है? तो सिलिकॉन का। रेत या बालू किसका है? सिलिकॉन का। माणिक्य किसका है? कार्बन का। माणिक्य किसका है? कार्बन का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो वो पदार्थ है मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है H2O माने पानी में। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो H2O। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या है? मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। निम्न में से कौन सा तत्व निम्न में से कौन ना तो तत्व है, निम्न में से ना तो
ना तो तत्व है न ही यौगिक, तो वो कौन हो जाएगा? वायु। निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो वो है प्लाज्मा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो वो है रेत। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो यौगिक। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो वो मिश्रण है ग्रेफाइट। नहीं है, बाकी सारा का सारा मिश्रण है, मिश्रण ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, बाकी कांच, पीतल और इस्पात मिश्रण है। कांच, पीतल और इस्पात मिश्रण है। बारूद होता है, बारूद क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है मिश्रण। बारूद होता है मिश्रण। कोयला है, कोयला क्या है? तो तत्व। कोयला क्या है? तत्व। कोयला क्या है? तत्व। हीरा क्या है? हीरा, हीरा है तत्व। हीरा भी क्या है? तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कनाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कनाद ने। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? कौन है यौगिक? तो अमोनिया यौगिक है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो वो है हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु है मिश्रण। वायु निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण। 26 नंबर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक अमोनिया है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। निम्नलिखित में से मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण इस्पात है। निम्नलिखित में से मिश्रण है इस्पात। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो वो है सोडियम। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पदार्थ, पहला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित किया था किसने दोस्तों? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। सेकेंड क्वेश्चन, पहला एक बार फिर से देख लीजिए कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पहले प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो ये करता है प्रोटॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है कण है? तो न्यूट्रॉन। अगला, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो वो किया मिल्टन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिल्टन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिल्टन ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है।
अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो ये सिद्ध किया परमाणुओं में न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणु विद्युततः होते हैं। परमाणु विद्युततः होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन रूप से। परमाणु विद्युततः होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? तो वो खोज की थी न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? तब वो पाई जाती है इलेक्ट्रॉन की। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज करता है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? ये खोजा था रदरफोर्ड ने। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो है बोस। भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन है? बोस। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वो नाम है चैडविक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो वो होता है न्यूट्रिनो में। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। एक बार फिर से सुनेंगे। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो में। 28 किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है अल्फा कण। किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है?
अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो वो खोज की थी रदरफोर्ड। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड। परमाणु भार के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन है? तो C12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। तो पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वो है इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। निम्नांकित में किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जॉन डाल्टन। फोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P, वेग C में सही संबंध क्या है? तो ये जो सही संबंध है वो है P = E/c। P = E/c। P = E/c। फोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C के बीच में सही कथन क्या है? तो P = E/c। P = E/c। अब देखिए 36 क्वेश्चन। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है पॉली। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पॉली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। किसका संबंध है? तो चक्रण से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह क्या है? तो वह क्या है दोस्तों? तो वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनेंगे। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। 39 किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो वो तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो वो रह सकते हैं 8। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 19। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 19। तो अब देखिए रेडियम 88 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो ये क्रमशः क्या हो जाएगा जो बताना है आपको आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए इसमें बताते हैं। नीचे वाला को कहेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला को कहेंगे एटॉमिक मास। तो पूछ क्या रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी 88 ही प्रोटॉन की संख्या होगी और न्यूट्रॉन की संख्या बोल रही है। तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये नाभिक है, इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। तो ये 88 इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गए प्रोटॉन की संख्या। अब बच गया है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये जो इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर देते हैं, एक सेकंड,
ये क्या हो गया, हाँ, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एटॉमिक मास, और इसमें एटॉमिक मास दिया गया है 226। और आप लोग को पता होगा कि प्रोटॉन हो गया 88, तो पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 226 और माइनस 88, इन दोनों को घटा दीजिए तो घट के आएगा 16 में से 8 जाएगा 8, 11 में से 8 जाएगा 3, 138, तो 138 न्यूट्रॉन की संख्या होगी और 88 प्रोटॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन 138, प्रोटॉन 88, तो ये हो गया आंसर ए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि RA इसका एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास 226, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा था। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। हमने बता दिए हैं कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, आंसर 4। आंसर क्या हो गया, 4। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, बना लेंगे। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है, हमने बताया था कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, और जो किसी भी एलिमेंट का जो नीचे वाला भाग होता है वही इलेक्ट्रॉन, वही एटॉमिक नंबर होता है, और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और वही प्रोटॉन की संख्या हो गया। तो कितना है, 19, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 19, तो हो गया आंसर 19। आगे देखिए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये हो सकती है 18। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर होता है एक्चुअली। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा बोल रहा है इसलिए यहाँ पे हाँ 3 रख लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 18। इसका एक्चुअली में एक फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। ये n कह रहा है, ये होता है कक्षा की संख्या, सिर्फ n, जो भी कक्षा की संख्या दिया जाएगा ना उसको n के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यदि परमाणु की तीसरी कक्षा बोला यानी 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर जो आपको पता होगा 9, और इधर 2 मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा आंसर 18। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। देखिए परमाणु क्रमांक बोल रहा है Z और द्रव्यमान संख्या बोल रहा है m, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, आपको बताए थे, दोनों को घटा देंगे और आंसर निकल जाएगा m माइनस जेड, ये मास और माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 18। क्यों नाभिक में होते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए परमाणु संख्या बोल रहा है कि 17, 17 और द्रव्यमान संख्या 35, 35 और देखिए एक सेकंड, हाँ, परमाणु संख्या बोला किसी भी एक एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 17 बोला और 35 बोला, इतना, और ये क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो नाभिक में कौन सा होंगे, एक तो 17 और प्लस 18, 17 प्लस 18, 17 क्या, ये हो गया परमाणु संख्या जो प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या 18, तो क्या हो जाएगा ये वाला प्रोटॉन की संख्या 18, 18 सॉरी 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 35 प्रोटॉन नहीं 18 न्यूट्रॉन हो गए, क्योंकि ये 17 प्रोटॉन है तो बच गए जो 18 हो जाएंगे। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो ये कौन से संभव नहीं है, तो बी संभव नहीं है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देख लीजिए 6 2 8 और 2 10, 10 जिसका आंसर आएगा वो उसी का होगा, यानी बी। यानी सोडियम का आपको पता होगा 11 है इसका एटॉमिक नंबर, एक बोल रहा है कि दे दो तभी तो इस पे पॉजिटिव आएगा, सोडियम प्लस पे एक दे देगा तो इसके पास 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, तो सी। 20 वाला को देख लीजिए गिन के, 6 2 8 8 और 16 4 20, बाकी सब में ऐसे ही होगा। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। अल्युमिनियम इतना माने 13 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और 27 एटॉमिक मास का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, तो इसका है 283। 283 निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम आयन की है, ये बोल रहा है कौन सा संरचना है, तो ये जो संरचना है वो है बी।
बी, मतलब बी बोले तो 2 8। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो वो है अल्फा। स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल में किसका परिकलन कर का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा। अब देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। तो वो विचार करिएगा तो 1 और 3 सही हो जाएगा, यही वाला सही होगा। फिर सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 होगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन इतना होगा, क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1 होगा। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और बाकी को कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें भी 2 होगा, अभी अभी आपको बताया था 2। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो दोनों को जोड़ देंगे और 39 इसका आंसर हो जाएगा। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। कितना होगी? 3। तत्व ए का परमाणु संख्या कितना है? 13। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3, जो कि लास्ट वाला पूछ रहा है। तो देखिए लास्ट में इतना हो जाएगा। अस्थाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है 13 नंबर के एटॉमिक नंबर वाले का, 2 8 3। अस्थाई नाभिक हल्का, अस्थाई नाभिक हल्का एटॉमिक संख्या लेस देन 10 के साथ में क्या होता है? ये होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अस्थायी नाभिक हल्का ए लेस देन 10 के साथ में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगा। यदि कक्षा की संख्या n को से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n²। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों से की सहायता से की? तो ये किन कणों के साथ की? तो अल्फा कण के साथ। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो ये की दोस्तों मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलीकन ने की। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो मिलीकन ने। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वह क्या है? तो वह मेसॉन है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है मेसॉन। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। न्यूट्रिनो की खोज करता है, तो ये करता है पॉली। न्यूट्रिनो की खोज करता है पॉली।
72 नंबर क्वेश्चन, मेसोन के खोजकर्ता हैं। मेसोन के खोजकर्ता कौन हैं? तो यूकावा। मेसोन के खोजकर्ता कौन हैं? यूकावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 73 का आंसर ये हो जाएगा 2 8 7, 2 8 10 7 17। इलेक्ट्रॉनिक का सही विन्यास 2 8 7 है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? तो परमाणु में होता है नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है नाभिक। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? यह होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो वो होता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है फोटॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विपरीत चक्रण। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था डाल्टन। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 8। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसमें प्रोटॉन होते हैं 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 12। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो Z परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के माने एटॉमिक संख्या A हो गया, परमाणविक संख्या Z हो गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो Z। इतना में प्रोटॉन की संख्या यूरेनियम 92, 235 में प्रोटॉन की संख्या 92 होगी। सोडियम का परमाणु 11, परमाणु द्रव्यमान 23। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। क्रमशः कितना होगी? तो 11 12 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 11 12 11। यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ये होगी 146। न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता होगा कि 238 में से आप 92 को घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो उपयुक्त है कि द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है।
परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा कण? तो आर्गन 18 और 38। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसका ऑलरेडी आपको बता दिए, इसका आंसर 18 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 2 8 18 2, क्योंकि इसका वैलेंस में 2 है, ये इनर्ट गैस हो जाएगा। और ये इसका मतलब वैलेंसी -1 होगा, इसका +2 है, इसलिए धातु है, इसमें भी इनर्ट गैस है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 4। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की तो क्या हो जाएगा? तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल के मौजूद रह सकती है? तो वो 18 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? 18। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोर तथा रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोर तथा रदरफोर्ड ने। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, नया चैप्टर जिसका नाम है रेडियो सक्रियता, चैप्टर नंबर 3। तो देख लीजिए, आइए क्वेश्चन को अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूवरल ने की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो गुण है वो नाभिक का है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, तो वो भाग लेता है परमाणु का नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो वो होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो वो है क्यूरी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो वो करते हैं अल्फा बीटा गामा का विकिरण। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा गामा का विकिरण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो वो की रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो वो की रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो वो होता है अल्फा कण। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा कण। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है गामा किरणों की। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणें He++ आयन हैं, He++
आयन हैं। अल्फा किरणें 12 नंबर, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं तो वो आवेश हैं 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं 2 इकाई धन आवेश। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। निम्न में से किसके उत्सर्जन में से समभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? तो वो होता है बीटा किरण से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक यानी आइसोबार्स का निर्माण होता है? बीटा किरण से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है तो वो है बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बीटा कण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो वो होती है बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरण। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? तो बीटा कण। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? बीटा कण। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो वो वहन करता है बी ऋणात्मक। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस कारण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो जो सबसे कम होती है वो है गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो जो सबसे अधिक होती है अल्फा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं सीसा। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा। न्यूनतम परागम शक्ति किरणें कौन सी है? तो वो है अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है पोलोनियम। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो वो है पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? वो है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्यूमिनियम। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है बोरॉन का। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो वो कौन है? तो जर्कोनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसने बने पात्र में रखना चाहिए?
विघटन विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो वो रखना चाहिए शीशा, पीबी। विघटन विघटन विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो शीशा। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। अगला सवाल 33 का हो गया। 34 का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 22 में एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो बनने वाला फिर कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो मैग्नीशियम की सोडियम 11 और 22 एटॉमिक मास, इससे एक बीटा का उत्सर्जन अगर हो जाता है तो उससे बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरेनियम जो 92 236 है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 87 224 में कितने अल्फा एवं बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि 3 अल्फा और 1 बीटा। इसमें से 3 अल्फा और 1 बीटा उत्सर्जित होते हैं। यूरेनियम 92 236 से रिड्यूस होकर यूरेनियम 87 224 हो जाते हैं। इसमें कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो 3 अल्फा और 1 बीटा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो ये हो जाएगी अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर होती है अपरिवर्तित ही रहती है। यदि यूरेनियम 92 238 विघटित होकर Pa91 234 बनाता है तो कितने अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ? तो ये उत्सर्जन हो जाएगा 1 अल्फा और 1 बीटा का। यदि यूरेनियम 92 238 विघटित होकर Pa91 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ? 1 अल्फा और 1 बीटा का उत्सर्जन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो वो रह जाएगा 140 दिन। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 के ग्राम कितने दिन बाद रह जाएगा? बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा, तो 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो वो शेष जो रह जाएगा वो है 6.1/4%। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो 6.1/4%। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? तो 8 महीना लगेगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीना। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभाविकता का प्रयोग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन काल निर्धारण। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से।
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म का। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म का। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था हेनरी बेक्वेल ने। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेल ने। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो वो होती है न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब आगे देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार किया था ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन सिद्धांत पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो ये पैदा होता है विखंडन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है विमंदक की तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, वो है भारी पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है कैसे? तो वो नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो काम करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? तो वो है गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? गामा उत्सर्जन। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो वो किया जाता है रेडियो सोडियम। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो वो होती है गामा बीटा अल्फा। अल्फा बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो गामा बीटा अल्फा। गामा बीटा अल्फा। अब देखिए अगला अगला चैप्टर कह रहा है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रिनो, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोन्यूट्रिनो। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास होगा इसमें, तो 30 क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? यहाँ पे परमाणु क्रमांक ये दोनों समान होना चाहिए और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए, तो दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन।
किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चौथा नंबर, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो वह है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो आइसोटोप कौन नहीं है? ट्रेंसियम नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो ट्रेंसियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18 की क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाएगा? तो समस्थानिक। क्यों? क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर सब इक्वल है लेकिन एटॉमिक मास सब डिफरेंट है, इसलिए ये कहला जाएगा समस्थानिक। क्लोरीन 17-35, क्लोरीन 17-37 क्या है? अभी अभी ऊपर में ही बताया था, समस्थानिक। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पोलोनियम के। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है यूरेनियम। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम 24 का। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो वो है कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ रेडियो समस्थानिक है और दूसरी तरफ निदानात्मक उपयोग है। तो आंसर पहले एक बार देख लेते हैं 16 का, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जो 16 का आंसर होगा वो सी में क्या है 16 का आंसर? 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2 है ना? 3-4-1-2 बताता हूँ अभी। हाँ 3-4-1-2। अब चलिए मिलान करिए और याद करिए। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल, एक सेकंड गलत मैंने लाइन खींच दिया। हाँ आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल हम लोग ट्यूमर में करते हैं। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 का कैंसर में। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 का रक्त व्यातिक्रम में। फिर से देख लीजिए, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर में, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर में, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर में, आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यातिक्रम में, सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यातिक्रम में, आयोडीन 130 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर में। चलिए
17 नंबर, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन कौन से होते हैं? तो वो हो जाते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। आइसोटोन कौन से होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स का हिंदी होता है सम न्यूट्रॉनिक। कौन होते हैं? जिनमें उन्हें इसका आंसर बताइए। तो जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। परमाणु क्रमांक आंसर क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान, उसको आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। अब देखिए क्रिप्टन 36 86 तथा रुबिडियम 37 87 क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्रिप्टॉन 36 86 तथा रुबिडियम 37 87 क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इन दोनों का ही न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या तो इक्वल आएगा। देख लीजिए 86 में से 36 घटाइए, उतना ही आएगा जितना आएगा 87 में से 37 घटाने पे तो घटा लीजिए 0, 8 में से 3 जाएगा 5, इसमें भी देखिए 50 आ जाएगा। तो 50 50 है, इसलिए क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। 21 नंबर, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनों का समूह पहचानने का रहा है। ऐसे ही आप निकाल लेंगे। सब में देखिए इसमें 8 बचेगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या है? तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आइसोटोन है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या आंसर होगा? इसका भी सम न्यूट्रॉनिक ही हो जाएगा। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा उसी को कहते हैं। आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा। 24 नंबर कह रहा है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये है F- के साथ। एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो F-, फ्लोरीन माइनस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनी आयन निरूपित करता है? तो वो करता है कैल्शियम 2+ और H2-, सल्फर 2-। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? तो Ca2+ और H2-। अब इसमें से देखिए पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें से आंसर आपको बता होगा संभारिक। इसमें से आंसर संभारिक होगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये सुमेलित है समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु। समस्थानिक क्या होता है? कि एटॉमिक नंबर समान हो किंतु परमाणु संहिता वाले परमाणु, किंतु भिन्न परमाणु संहिता वाले परमाणु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइटियम T, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N की क्रमशः क्या है? तो क्रमशः है 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ट्राइटियम T, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः है क्या है? 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग। अब देखते हैं चैप्टर 5 से केमिकल बॉन्डिंग। इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। धनायन तब बनता है जब, कब बनेगा? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋणायन कब बनेगा? तो ऋणायन बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, तो ऋणायन बन जाएगा। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम होता है वैद्युत संयोजक। आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम है वैद्युत संयोजक। चौथा, एक आयनिक बंधन बनता है। एक आयनिक बंधन कब बनता है? जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बनता है। विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच।
निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होता है? निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? मीथेन। निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो वो है CaCl2। निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? CaCl2। निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? निम्नलिखित में से देखिए, फिर से बताइए कि वैद्युत संयोजक बंधन है। तो इसमें NaBr सोडियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक बंधन है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी, वो होगी अध्रुवीय असंयोजक। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी अध्रुवीय सहसंयोजक। मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन है। मीथेन अणु में है एकल सहसंयोजक बंधन। 12 इथिलीन अणु की आकृति होती है, वो होती है समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो वो होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। निम्नलिखित में किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सहसंयोजिक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इसका आंसर देख लीजिए। इनमें आंतरिक बल कमजोर होता है। इनमें क्या होता है? आंतरिक बल कमजोर होता है। आंतरिक बल कमजोर होता है। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें आंतरिक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन। सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजक बंधन। 16 नंबर, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? तो होता है ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु की आकृति है तो वो है चतुष्फलकीय। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु की आकृति है चतुष्फलकीय। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो वो नहीं है CH4। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? CH4। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो वो विद्यमान है HF में। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF रैखिक संरचना वाला अणु है तो वो है CO2। रैखिक संरचना वाला अणु है CO2। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजकता तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर NH4Cl हो जाएगा। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध हैं। NH4Cl। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है तो वो कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित मुक्त आयन होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन होता है। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है तो ये है CHCl3। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है CHCl3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को समानता रखता है
तो समानता रखता है अक्रिय गैसों से। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को समानता रखता है अक्रिय गैसों से। निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एक चैप्टर और देख लेते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपकरण। इस चैप्टर 6 में टोटल 36 क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपयुक्त सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, ऑक्सीजन का संयोग होता हो, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता हो। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, ऑक्सीजन का संयोग होता हो, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता हो। अगला सवाल, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता हो। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता हो। तीसरा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, वो कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। चौथा का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। 5 नंबर, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो अवकरण कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों में संयोग करने की क्रिया कहलाती है, वो कहलाती है ऑक्सीकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों में संयोग करने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नंबर 10, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? तो वो क्या है दोनों? तो H2O2 में निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों है? H2O2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो वो सोडियम नाइट्राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइड। 13, नाइट्राइट हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। 14 नंबर, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण। Fe2+ Fe3+ में रूपांतर की प्रक्रिया है, इसमें रूपांतर की प्रक्रिया ऑक्सीकरण हुआ। Fe2+ की Fe3+ में रूपांतर की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल में। ऑक्सीजन की धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। ऑक्सीजन की धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। K2
MnO4 में मैग्नीज की उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था +6 है। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है, ये कितना है, तो ये है +6 K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। Na2SO4 में एस का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो +6। KMnO4 में मैग्नीज की उपचयन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो वो है +7। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सा साइनो फेरेट आयन इतना में लोहे Fe6 में लोहे आयरन का सही ऑक्सीकरण संख्या है, तो +2। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो फ्लोरीन में। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व में अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, फ्लोरीन। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, तो +7 से +2। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, +7 से +2। K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, तो 0। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है कितना, तो +2, 27 नंबर। ऑक्सीकरण ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, तो +3। निम्नलिखित में किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। ऑक्सीकरण की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों में कौन है निम्न में से, तो वो है F2O। Na2H2O में सल्फर का ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा +2। जब एक ताम्र दंड के जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AgCu की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है। ऑक्सीकारक कैसा पदार्थ है, तो वो 32 का ए हो जाएगा, 32 का आंसर ए हो जाएगा। दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है, उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो 33 का आंसर ए हो जाएगा कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, तो ये जो सही कथन होगा वो ये है, उपचायक उपचयनांक में को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयनांक को घटाता है। उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयनांक को घटाता है। और एक और सही है इसमें कि उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लाब्धि होती है, माने विलोप हो जाता है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लाब्धि होती है, माने जुड़ जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो वो है फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, फ्लोरीन। अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है, तो अपचायक के रूप में। दोस्तों एक्चुअली मैंने आपको देखे होंगे कि ये चैप्टर को मैंने अच्छे से नहीं करवाया, बस आंसर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करवा दिया। इससे BPSC में क्वेश्चन कम आते हैं, ये RRB के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर किए होते अच्छे से तो हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका सिखा दिए होते। ये ऑक्सीडेशन नंबर ये आप लोग को BPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सॉरी, आप टेंशन मत लें। अगला वीडियो चैप्टर नंबर 7 से आ जाएगा। तो अभी चैप्टर नंबर एसिड बेस सॉल्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आप लोग अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें चैनल को।
और दोस्तों आप लोग को इस उम्मीद के साथ छोड़ के जाता हूँ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि अब महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।